भारत की मनुवादी और जातिवादी मीडिया की नेपाल में कुटाई हो रही है, जमकर कुटाई हो रही है। लेकिन सोचिए, भारत में रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इनको दिखाने की फुर्सत नहीं है क्योंकि ये सरकार के गुलाम हैं। धरना प्रदर्शन दिखाने से क्या होता है सो समझिए। धरना प्रदर्शन दिखाने से सरकार की आंखें खुलती है, लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार समस्याओं से निजात पाती है। लेकिन सवाल है कि जो सरकार वोट चोरी से आए उस पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या या तो दो बातें हैं, या तो मीडिया जनता के आक्रोश को दिखा नहीं रही है और सरकार वोट चोरी से आई है, तो फिर चिंता किस बात की। सोचिए, इस देश में मैं पिछले 10 साल की बात बताऊंगा और आप मीडिया की करतूत जान जाएंगे और पता चल जाएगा कि नेपाल में मीडिया हाउस क्यों जलाया गया और भारतीय पत्रकारों की नेपाल में क्यों पिटाई हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। याद कीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार, देश का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक समाज का प्रधानमंत्री। कोई डाउट नहीं है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए डिजास्टर होगा, और आज साबित हो रहा है। ये रोज जीएसटी बदलते हैं। लेकिन सोचिए, अन्ना का आंदोलन चला, मुश्किल से 2000 लोग रामलीला मैदान में बैठते थे, 2000, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और उसको दिन भर टीवी अखबार ने दिखाया। आशुतोष, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, तमाम पत्रकार, तमाम चैनल, 2000 लोगों को जिम्मी जैक कैमरे से ऐसा दिखाया गया और कांग्रेस की सरकार चली गई। उस समय के कनी मोरी, ए राजा, दलित पिछड़े समाज के लोग जेल गए और क्या निकला कोर्ट में? झूठ, कोई भ्रष्टाचार नहीं था। विनोद राय जो सीएजी के ऑडिटर जनरल थे, वो चुप रह गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था सीबीआई को। अच्छी बात है। इस देश की मीडिया, सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री थी, क्या क्या खबरें नहीं चला। पत्थर की मूर्ति लगवा रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है। सोचिए, आज यूपी में आप देखिए, पिछले 20 साल से, 10 साल से योगी सीएम है, 5 साल अखिलेश रहे और मायावती जी के कामों को अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ाया। तब मीडिया वहां आलोचना करता था, सवाल पूछता था, लालू यादव की तो धज्जियां उड़ाता था। हेमंत सोरेन से आज भी सवाल पूछा जा रहा है झारखंड में। लेकिन अब धीरे धीरे सब मुख्यमंत्री समझ गया कि पत्रकार पर कैसे एफआईआर करके दबा देना है। लेकिन 10 सालों से नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इस सरकार से नहीं सवाल पूछा जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोचिए, वोट अधिकार यात्रा, बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 17 दिनों का, मीडिया ने नहीं दिखाया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देखिए, 5 लाख लोग राजस्थान में सड़कों पर आए हैं वोट अधिकार यात्रा के पक्ष में और वोट चोरी के खिलाफ। अरे कम से कम रिपोर्ट तो देखिए, क्या सही है क्या गलत है, जांच होगी तब पता चलेगा। जो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, मीडिया का क्या काम है। अभी सोचिए, संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है। लद्दाख में लोग प्रधानमंत्री के वादा के खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना में ताली थाली बजवाया गया, लोग पैदल चल के मर गए, लाखों लोग मरे, मीडिया ने छुपा लिया। नोटबंदी में हजारों लोग मरे, शादियां टूट गई, मीडिया ने छुपा लिया। उसका क्या इंपैक्ट हुआ सब जानते हैं। कोरोना वैक्सीन में भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियां खत्म हो रही है, रेलवे, एसएससी, लाखों लोग अभी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन पर थे, कोई नहीं दिखाएगा। बिहार में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठियां मारी जा रही छात्रों को, कोई नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए, यही हालत नेपाल में था। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, लेकिन सवाल मीडिया से कि नेपाल चले जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा पाते हैं। जब मीडिया, किसी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है मीडिया सरकार का आंख और कान होता है। लेकिन यहाँ की मीडिया एक जाति की मीडिया है, और जिस जाति की ये मीडिया है उसी जाति की सरकार चल रही है। आरएसएस उसी जाति की है। ये सरकार बीजेपी की नहीं है। अगर बीजेपी की होती तो बीजेपी में तो दलित पिछड़े सांसदों और नेताओं की भी भरमार है। ये सरकार आरएसएस की है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा आरएसएस से निकलने की कोशिश थी। मोहन भागवत ने कहा कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होइए, चलिए निकलिए आप, फुटिए। नतीजा, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी अमित शाह के कैंडिडेट को हरा दिया और राजीव प्रताप रूडी को जिता दिया, जो संघी हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किला से आरएसएस का गुणगान करने के लिए मजबूर हो गए। आरएसएस ने कहा कि या तो प्रधानमंत्री रहो या अध्यक्ष हमारा होगा, और नहीं तो दोनों से छुट्टी करेंगे। क्या कहा मोहन भागवत ने? कहा था कि 75 साल हमारी भी हो रही है और प्रधानमंत्री की भी, हटना पड़ेगा। बाद में वो पलट गए
जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किसान समाज के बेटे से उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया और एक आरएसएस का उपराष्ट्रपति चुना गया, उसके बाद सब मामला सेट हो गया। तो ये सरकार आरएसएस चला रही है। अब आरएसएस किसका है? आरएसएस में एक बार रज्जू भैया बने हैं आरएसएस प्रमुख यूपी के, उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया गया। उसके बाद से आरएसएस का प्रमुख न यूपी के ब्राह्मण, न मध्य प्रदेश के ब्राह्मण, न राजस्थान, न छत्तीसगढ़, न बिहार, सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण आरएसएस के चितपावन ब्राह्मण बन सकते हैं आरएसएस के प्रमुख। तो जो आरएसएस की जाति है वही मीडिया की जाति है, वही इस देश में जुडिशियरी की जाती है, ब्यूरोक्रेसी की जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे लोग हैं, उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन धीरे धीरे भारत का लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, वोट की ताकत से थोड़ी बहुत भागीदारी मिल रही थी। सिंबॉलिक ही सही, आरएसएस का ही निकला हुआ आदमी सही, लेकिन आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनाना पड़ रहा था। लेकिन पिछले 10 साल में आप बीजेपी के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं से पूछ लीजिए कि आपको कितना सुना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से, डिफेंस मिनिस्टर जनरल कैटेगरी के, सोचिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सारे बड़े मंत्रालय किनके पास हैं। इस देश में 90% लोग जब हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी खबर ही नहीं चलती है। और इस देश में अब तो सोचिए, अब तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी खबर से गायब है। ममता बनर्जी के साथ भी वही हो रहा है, नवीन पटनायक के साथ भी वही हो रहा है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। जिस देश की मीडिया बिक जाएगी, जिस देश की मीडिया चुप हो जाएगी, उस देश में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, सरकार भ्रष्टाचारी हो जाती है। मीडिया का काम है वॉच डॉग का, कुत्ते का काम है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हम पत्रकार, जैसे हम सेना की नौकरी करते तो युद्ध होता तो भाग जाते तो कायर कहलाते, देशद्रोही कहलाते। अगर हम सेना में होते और युद्ध के समय हम भाग जाएंगे तो देशद्रोही या कायर। अगर हम सेना में हैं और कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान से युद्ध होगा तो लड़ेंगे और चीन से युद्ध होगा तो नहीं लड़ेंगे, तो भी हम देशद्रोही और कायर हैं। उसी तरह से इस देश की मनुवादी, जातिवादी मीडिया देशद्रोही और कायर और संविधान विरोधी है। जब इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जब उनकी जाति का कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होता है, जैसे मनमोहन सिंह, मायावती जी, तो सवाल पूछते हैं। लेकिन जब उनकी जाति और पार्टी दोनों सेम हो जाए, पहले ये लोग जाति देखते थे, अब तो जाति के साथ पार्टी, तब ये उससे सवाल नहीं, ये सिर्फ आरएसएस से सवाल नहीं पूछते हैं। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जो संघी सोच के जातिवादी, मनुवादी बैठे हैं, वो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। और आरएसएस की पवन खेरा ने कहा है, 25 साल आरएसएस ने मुखबिरी की, 25 साल आरएसएस ने संविधान और तिरंगा को अपमान किया, नहीं माना, सबको पता है। 25 साल से इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया और अब पिछले 25 साल से दलित, पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हैं। नौकरियां खत्म हो रही है जब से आरएसएस की सरकार आई। ये आरएसएस की सरकार है। हर बड़ा आदमी कहता है मैं आरएसएस से निकला हूं। प्रधानमंत्री का फोटो देख लीजिए आरएसएस वाला, हाफ पैंट वाला। गडकरी का फोटो देख लीजिए, हाफ पैंट वाला। ये उपराष्ट्रपति का देख लो, कहते हैं कि अब शान से कि हम आरएसएस से। एक न्यास परिषद में नियुक्ति, उन्होंने कहा कि मैं तो आरएसएस कोटे से आया हूं। तो इस देश में आरएसएस की सरकार है और मीडिया की जाति और आरएसएस की जाति एक है। इसलिए इस देश में आपको धरना प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, आंदोलन, मिशन, मूवमेंट नहीं दिखाया जाएगा। और दलित भी सोचिए, बामसेफ, आप बाबा साहब की जयंती, फूले पेरियार अंबेडकर की जयंती। तो जैसे नेपाल जातिवाद और मनुवाद से पीड़ित है और वहां आंदोलन चल रहा है, और सोचिए गोदी मीडिया पर हमले हो रहे हैं। वहां के गोदी मीडिया का दफ्तर जला दिया, यहां के गोदी मीडिया वहां मार खा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, भारत के नागरिकों को कभी हिंसा नहीं करनी है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का हक देता है। हमें अपने दायरे में रहकर जातिवादी, मनुवादी मीडिया को मीडिया के जरिए एक्सपोज करना है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।